तब हेनरी सोचता है, मैं कसम खाता हूँ चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए पर मैं अपने दोस्त को बचा कर रहूंगा। अब तक हमने देखा राया वेटो और फाना को दोबारा जिंदा कर लेता है और यहाँ एल्व्स अपनी रीइंकार्नेशन को कंप्लीट करने के लिए एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पोर्टल खोलने लगते हैं। और तभी वहाँ उन्हें रोकने के लिए ब्लैक बुल्स आ जाते हैं और कैप्टन डॉर्थी उनमें से आधों को सपनों की दुनिया में भेज देती है और यहाँ गोश और उसकी बहन ब्लैक बुल्स के साथ लड़ना शुरू कर देती है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं चामी, वेनेसा, सैली, लक और मैग्ना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वेनेसा कहती है, ये पक्का कोरल पीकॉक की कैप्टन का मैजिक है। और सोचती है, मेरी बिल्ली इस स्पेल को नहीं रोक पाई तो इसका मतलब उसके मुताबिक ये एक अटैक स्पेल नहीं है। तब सैली ये मैजिक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तब लक कहता है, ये जगह तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, मुझे तो इससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। तब मैग्ना कहता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, इस ड्रीम की दुनिया में हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो सकती है, तो इसलिए तुम्हारा स्वागत है उस दुनिया में जिसमें मैं हर चीज को कंट्रोल कर सकती हूँ। और तब वो ब्लैक बुल्स को पकड़ लेती है और तब वो एक मॉन्स्टर बनाने लगती है और कहती है, तुम लोगों का यहाँ से बचकर निकलना इम्पॉसिबल है। और तब वो मॉन्स्टर ब्लैक बुल्स को खा जाता है। पर हम देखते हैं वेनेसा की बिल्ली की वजह से वो लोग बच जाते हैं और मैग्ना उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। तब कैप्टन डॉर्थी सोचती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये लोग बच गए, तो इसका मतलब वो बिल्ली सच में तकदीर को चेंज कर सकती है। तब सैली कहती है, ये बिल्ली तो सच में बहुत कमाल की है। तब वेनेसा कहती है, तुम एक ब्लैक बुल नहीं हो, जिस वजह से अगर तुम इससे ज्यादा दूर जाओगी तो इसके मैजिक का असर तुम पर नहीं होगा। तब सैली कहती है, तो ये मैजिक सिर्फ तुम्हारे टीममेट्स के लिए काम करता है, ये तो सच में बहुत कमाल का है, पर इस मैजिक की भी तो कोई लिमिट होगी ना। और अब ड्रीम मैजिक और थ्रेड मैजिक में लड़ाई देखने में बहुत मजा आएगा। ये दोनों विचेस तो बहुत कमाल की है, मेरा मन तो इन पर रिसर्च करने के लिए कर रहा है। और तब चामी वेनेसा को खाना खिलाने लगती है। तब सैली कहती है, तुम्हारा मैजिक तो सच में कमाल का है, पर तुम विच नहीं हो ना। तब चामी हाँ कहती है। तब यहाँ कैप्टन डॉर्थी सोचती है, इनका मैजिक तो उसके खाने से बार बार रिकवर हो रहा है और ये हर बार अपनी बिल्ली की वजह से मेरे हमले से बच रहे हैं, इनसे लड़ना तो सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। तब मैग्ना कहता है, अगर ये सिर्फ मैजिक ही है तो हमें इसे हराकर बाहर निकलना ही होगा। तब मैग्ना और लक डॉर्थी पर हमला कर देते हैं और तब डॉर्थी अपने मैजिक से खुद को बचा लेती है। तब सैली कहती है, क्या इसका मतलब ये यहाँ पर कोई भी मैजिकल एट्रीब्यूट यूज कर सकती है? मुझे तो अब ये देखना है कि आखिरकार इसकी लिमिट्स क्या हैं। तब लक को भी लड़ने में मजा आ रहा होता है। तब मैग्ना कहता है, तुम दोनों पागल हो, इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है और आखिरकार हम इसे हराएंगे कैसे? ये तो इनविंसिबल है। और तब वो तीनों आपस में बहस करने लग जाते हैं और वेनेसा उन्हें चुप कराकर सोचती है, मैं ब्लैक बुल्स का डिफेंस संभालती हूँ और चामी सबका मैजिक रिकवर करवाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर कैद हुए नहीं रह सकते, तो हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। पर आखिरकार हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? और तब डॉर्थी 3 मैजिकल एट्रीब्यूट से उन पर हमला कर देती है, पर वेनेसा की मैजिक की वजह से वो लोग फिर बच जाते हैं। तब चामी फिर से वेनेसा को खाना खिलाने लगती है। तब डॉर्थी सोचती है, इसकी हीलिंग एबिलिटी की कोई ना कोई लिमिट तो होनी ही चाहिए। तब कैप्टन डॉर्थी पानी से उन पर हमला कर देती है और हम देखते हैं उस पानी के अंदर बहुत सारी ब्लेड फिशेस होती है। तब सैली लक को अपनी पावर से हमला करने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं लक के हमले से कुछ भी नहीं होता है। तब सैली मैग्ना को भी उसी जगह पर अपने फायर मैजिक से हमला करने के लिए कहती है और सोचती है, अगर मैं सही सोच रही हूँ और ये चीज सच में पानी से बनी हुई है तो यहाँ पर एक धमाका होगा। और तब हम देखते हैं वहाँ सच में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तब वेनेसा कहती है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या? तब सैली कहती है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को डिकम्पोज कर दिया और फिर जो बचा उस पर आग लगा दी। तब लक और मैग्ना को कुछ समझ नहीं आता है। तब सैली कहती है, अगर तुम लाइट मैजिक और फायर मैजिक को वाटर के साथ मिला दोगे तो तुम उससे एक माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तब लक सोचता है, इसे तो कभी नोवेल के मैजिक के साथ ट्राई करना पड़ेगा। तब सैली कहती है, वैसे इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, जैसे कि ये जो भी चीज बना रही है वो एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब रियल वर्ल्ड के सारे प्रिंसिपल्स उस पर काम करेंगे। और सेकंड ये है कि वो हमारे स्पेल्स और उनके रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकती। और तीसरा ये है कि इसके बावजूद भी उसे हराना बहुत मुश्किल है। तब मैग्ना कहता है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, माफ करना पर तुम्हारे पास अब इतना टाइम नहीं है। और जब हम यहाँ देखते हैं चामी को नींद आ रही होती है तो बाकी लोगों को भी नींद आने स्टार्ट हो जाती है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, इस दुनिया में जो भी चीज है उसे एक टाइम के बाद नींद आनी स्टार्ट हो जाती है और जो लोग एक बार सो जाते हैं वो दोबारा कभी नहीं उठ पाते। और यहाँ सभी लोग ना सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब वेनेसा सोचती है, अगर ऐसा
ही चलता रहा तो हम लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, चलो अब सभी धीरे धीरे मौत की नींद सो जाओ। तब सैली सोचती है, यहाँ तो पहले ही मुझे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था और अब तो चीजें और ब्लर होती जा रही हैं। काश मेरे पास मेरी स्पेक्स होती। और तब वो जोर जोर से अपनी स्पेक्स के बारे में बोलना स्टार्ट कर देती है, जिससे हम देखते हैं अचानक उसके सामने उसकी स्पेक्स आ जाती हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सैली से इस चीज के बारे में पूछने लगते हैं। तब सैली कहती है, इस दुनिया में वही होता है जो वो चाहती है, तो इसलिए वो जो सोचेगी वो यहाँ पर आ जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाती हूँ। और तब वो डॉर्थी को एग्जिट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है और तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे अपीयर हो जाते हैं। तब सैली कहती है, अगर किसी चीज को बार बार कहा जाए तो उस चीज को सोचने से अवॉइड करना कितना मुश्किल होता है। तब मैग्ना कहता है, चलो फिर बाहर चले क्योंकि ये यहीं पर इनविंसिबल है। तब यहाँ कैप्टन जैक और कैप्टन यामी लिच को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो लोग एक बुल भुलैया में फंस जाते हैं। तब कैप्टन जैक कहते हैं, लगता है किसी के मैजिक की वजह से हम रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई छुपने की? मैं उन लोगों को काट डालूंगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं उन्हें काटूंगा। और वो दोनों इसी बात को लेकर बहस करना स्टार्ट कर देते हैं और तब वो दोनों अलग अलग जगह पर हमला कर देते हैं। तब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि असली दुश्मन है कहाँ। तब यहाँ डेविड कहता है, शुक्र है इस बार मेरी डाइस पर 6 आया था, तो इसलिए ये लोग कुछ टाइम के लिए यहीं बिजी रहेंगे। और सोचता है, जितना ज्यादा इस डाइस पर नंबर आता है मुझे उतना ज्यादा ही एडवांटेज होता है, तो इसलिए मैं किसी को भी ऊपर नहीं पहुँचने दूंगा। पर मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये लोग कुछ टाइम के लिए चुप कर जाएं। तब यहाँ नैरो ब्लैक बूस की लड़ाई को देख रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था गोश के अटैक को रोक रहा होता है और ग्रे कहती है, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक इसे संभाल पाऊंगी। और हम देखते हैं बाकी ब्लैक बूस का मैजिक भी ज्यादा नहीं बचा होता। तब गोश कहता है, आखिरकार तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते? तब आस्था कहता है, हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। और सोचता है, आखिरकार हमें अब क्या करना चाहिए? काश मैं अपनी ब्लैक फॉर्म में आ सकता, पर अभी मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है। और तब हम देखते हैं बाकी लोग भी उनकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे होते। तब गोश कहता है, लगता है लिच और बाकी लोगों को हमारा थोड़ा वेट करना होगा। चलो मैरी, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और तब हम देखते हैं आस्था टेलीपोर्ट होकर ऊपर पहुंच जाता है और सोचता है, ये तो वो स्पेल है जो कि गोश हमलों से बचने के लिए यूज किया करता था। और तब हम देखते हैं आस्था उन मिरर से ट्रांसपोर्ट होते हुए गोश की तरफ बढ़ रहा होता है। तब गोश सोचता है, चलो बच्चे ऊपर आ जाओ, तुम्हारे पास ये जो लिच की डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड है वो किसी भी स्पेल की कॉज और इफेक्ट को खत्म कर सकती है और ये मैरी के आई मैजिक को भी नलीफाई कर सकती है। तो इसलिए मुझे सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। और तब हम देखते हैं मैरी आस्था पर अपना मैजिक यूज करने लगती है, पर आस्था अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब गोश कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम आंखें बंद करके मेरे अटैक को रोक सकते हो? तब आस्था कहता है, मैं की मदद से इसे रोक सकता हूँ, और उसके हमले को रोक देता है। और तब गोश अपनी मिरर की रिफ्लेक्शंस को यूज करके उस पर चारों तरफ से हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं ग्रे, गॉर्डन और हेनरी आस्था को बचाने के लिए अपना मैजिक यूज करने लगते हैं। तब गोश कहता है, इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो गोश के हमलों से बच जाता है। और तब आस्था पूरी स्पीड से गोश के सारे मिरर्स को तोड़ देता है और गोश की तरफ बढ़ने लगता है। पर हम देखते हैं गोश अपनी लेफ्ट आई की मैजिक आइटम को यूज करके मैरी के मैजिक से आस्था की मूवमेंट्स को रोक देता है और कहता है, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा ताकि तुम हमसे लड़ी ना पाओ। तब आस्था सोचता है, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं इस स्पेल को हटा सकूं। और तब हम देखते हैं बाकी ब्लैक बूस का मैजिक भी खत्म हो चुका होता है। पर हम देखते हैं गॉर्डन, ग्रे और हेनरी अपने मैजिक का आखिरी कतरा यूज करके आस्था को बचा लेते हैं। तब गोश उन पर हमला कर देता है। तब हेनरी सोचता है, गोश इस टाइम हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर हम तीनों मिलकर इससे लड़ सकते हैं। और हम देखते हैं हेनरी अपनी पूरी ताकत से ब्लैक वुल्फ के बेस को गोश के हमले से बचा रहा होता है और सोचता है, प्लीज मैजिक थोड़ी देर के लिए और टिक जाओ। तब हमें बताया जाता है कि सारे मैजिक यूजर्स अपने मैजिक की मदद से अपने आप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पर इसके केस में मैजिक ही है जो इसे जिंदा रखे हुए है। इसके ब्लड वेसल्स, मसल्स और सारे ऑर्गन्स बहुत वीक है, तो इसे अगर जिंदा रहना है तो इसे अपने मैजिक से उन्हें स्ट्रेंथ देनी ही होगी। इसके पास एक ऐसी मैजिकल पावर है जिससे ये दूसरों के मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकता है। चाहे ये नोबल फैमिली में बॉर्न हुआ था, पर इसकी बॉडी बहुत कमजोर थी और इसकी फैमिली और बाकी दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और तब इसकी फैमिली ने अपने स्टेटस के लिए उसे एक हाउस में छोड़ दिया, जिस हाउस के अंदर मैजिक स्टोर था और उसे कोई भी नहीं देख सकता था। तब
तब हम देखते हैं कैप्टन यामी अपनी स्क्वाड के लिए एक नया बेस ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। तब हेनरी सोचता है जिस दिन वो आए थे उस दिन मैं मरने ही वाला था, पर उन्होंने वहाँ रहने की जिद की, जिस वजह से मेरा घर ब्लैक बुल्स का हाइड आउट बन गया और अब ये उन्हीं के कारण है कि मैं अब तक जिंदा हूँ। तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या होगा। और तब हम देखते हैं आस्था मैरी के स्पेल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं हार नहीं मानने वाला और मैं तुम दोनों को वापस नॉर्मल करके रहूंगा। तब हेनरी सोचता है मैं कसम खाता हूँ चाहे मुझे जो मर्जी हो जाए पर मैं अपने दोस्त को बचा कर रहूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो। और सच्चाई तो ये है कि मैंने कभी भी तुम पर भरोसा नहीं किया, तो इसलिए तुम लोगों को मुझे बचाना नहीं चाहिए था। अब तक हमने देखा कैप्टन डॉर्थी कुछ ब्लैक बुल्स को अपनी ड्रीम्स की दुनिया में ले जाती है, जहाँ पर वो सबसे ज्यादा ताकतवर होती है और सैली उन्हीं के मैजिक से उन्हें हराने का रास्ता ढूंढ लेती है। और यहाँ हम देखते हैं गोश्त सभी पर भारी पड़ रहा होता है और यहाँ ब्लैक बुल्स हारने का नाम ही नहीं ले रहे होते और उसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। और अब आगे तब यहाँ इतने सारे दरवाजों को देखकर मैग्ना कहता है चलो फिर अब यहाँ से बाहर निकला जाए। तब चामी सभी को दरवाजे तक पहुँचाने के लिए एक क्लाउड बना लेती है। तब वेनिसा लक को उस क्लाउड को खींचने के लिए कहती है और तब कैप्टन डॉर्थी उन पर हमला कर देती है और वेनिसा की बिल्ली की वजह से वो लोग बच जाते हैं। पर वो लोग जैसे ही एक दरवाजे के पास पहुंचने वाले होते हैं तभी कैप्टन डॉर्थी उन सभी दरवाजों को चेन से बांध देती है और कहती है मैं चाहे इन्हें यहाँ से गायब नहीं कर सकती पर मैं इन्हें सील जरूर कर सकती हूँ। तब मैग्ना कहता है हम लोग अभी बाहर जाने ही वाले थे पर इसने फिर हमें रोक लिया, हमें इससे और ज्यादा एग्जिट बनवाने चाहिए। तब सैली कहती है पर अब ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है तो ये करना पॉसिबल नहीं है। तब हम देखते हैं चामी को नींद आ रही होती है और वेनेसा उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है अगर हम लोग यहाँ से बाहर ना निकले तो हम लोग यहीं खत्म हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तब लक कहता है अगर ऐसी बात है तो हम इसी के जरिए ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं करवा रहे। तब मैग्ना कहता है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब लक मैग्ना का मुंह बंद करके सैली को अपना प्लान बताने लगता है। तब हम देखते हैं मैग्ना को छोड़कर बाकी सबको वो प्लान सुन जाता है और उन्हें वो प्लान बहुत अच्छा लगता है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या सोच रहे हो पर तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और तब लक मैग्ना को हमला करने के लिए कहता है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है तो तुम लोग ये करके मुझसे बचना चाह रहे हो। और तब हम देखते हैं मैग्ना के अटैक से वहाँ चारों तरफ धुआं हो जाता है और तब कैप्टन डॉर्थी उसे साफ करने लगती है पर उन्हें फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तब सैली सोचती है तुम जो चीजें बनाती हो ये उसकी तरह रियल नहीं है। हमने चामी की कॉटन और वेनिसा की थ्रेड से एक डॉल बनाई है और उसके बाद हमने उसे फ्लेम से जलाया है ताकि हम एक भ्रम पैदा कर सके और तुम्हारे लिए सारी चीजें धुंधली हो जाएं। और ये डॉल बिल्कुल तुम्हारा ही एक फेक वर्जन है और एक पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हें ये रियल लगे। तब लक सोचता है मैं जब एल्फ बना था तब मेरे अंदर 2 सोल्स थी तो शायद जो हमने भ्रम बनाया है उसे तुम्हें तुम्हारे ह्यूमन फॉर्म की याद आ जाए। और तब हम देखते हैं उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और रियल कैप्टन डॉर्थी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तब मैग्ना उन्हें चीखते हुए बाहर निकालने के लिए कहता है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है वेरी गुड ब्लैक बुल्स, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। अब तुम लोग बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तब वो एल्फ कहती है बहुत हो गया, दोबारा से सो जाओ। और कैप्टन डॉर्थी पर हमला कर देती है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है इतनी जल्दी भी क्या है, अभी अभी तो हमें एक साथ खेलने का मौका मिला है। और उस पर हमला कर देती है। और तब हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तब यहाँ सभी लोग वो लड़ाई देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं और वेनिसा सोचती है ये तो सच में उस एल्फ को बहुत बराबरी की टक्कर दे रही है। और तब वेनिसा अपनी पावर को वापस पाने के लिए चामी को खाना बनाने के लिए कहती है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था गोश्त तक पहुँचने की कोशिश कर रहा होता है। तब गोश्त कहता है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें अपनी आँखों को बंद रखना होगा। और तभी हम देखते हैं अचानक से आस्था की ब्लैक फॉर्म गायब हो जाती है और गोश्त उस पर हमला कर देता है पर आस्था उससे बचते हुए नीचे गिर रहा होता है। तभी हेनरी, गॉर्डन और ग्रे उसे पकड़ लेते हैं और तब आस्था सोचता है आखिरकार अब मैं क्या करूं? मैं अभी तक सिर्फ अपनी ब्लैक फॉर्म को 2.5 टाइम्स ही यूज कर सकता हूं और मैंने कैपिटल से आने से पहले इसे एक बार यूज कर लिया था और अब जब मैंने उसे दोबारा से यूज किया है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो गई। और तब हम देखते हैं गोश्त उनके ऊपर हमला कर देता है पर ग्रे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से उस पूरे बेस को मिरर का बना देती है और तब वो लोग गोश्त की तरफ बढ़ने लगते
देखते हैं और गोश उन्हें ट्रांसपोर्ट करके ऊपर भेज देता है और उन पर हमला कर देता है। तब हेनरी बाकी ब्लैक बुल्स को दूर फेंक देता है और अकेला गोश के ऊपर हमला कर देता है और सोचता है अब वक्त आ गया है जब हम लोग एक दूसरे को अलविदा कहेंगे। तब गोश कहता है तो क्या तुम सच में अपने दोस्तों के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हो और क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने साथ साथ मुझे भी ले जाओगे? तब हेनरी सोचता है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं ही अकेला मरने वाला हूँ। मैं अब तक बस इसलिए जिंदा था क्योंकि मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। हाइड आउट के बाहर मैं बहुत ज्यादा तेजी से मैजिक को एब्जॉर्ब करता हूँ और क्योंकि ये मैजिक नहीं है तो उस लड़की का आई मैजिक इसे रोक नहीं सकता। तब गोश कहता है मेरे मैजिक को एब्जॉर्ब करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मैजिक है, तो इसलिए तुम बेफालतू ही मरने वाले हो। तब हेनरी सोचता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे आखिर में इस बात की खुशी है कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ कर पाया और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद वो तुम्हें जरूर रोक पाएंगे। और कहता है अब अगली बारी तुम सबकी है। पर तभी हम देखते हैं आस्था उसे बचाने वहाँ आ जाता है। तब आस्था कहता है तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते हेनरी। तब हेनरी को आस्था के साथ मीटिंग का दिन याद आ जाता है जहाँ आस्था उसे हौसला दे रहा होता है और उसे सबको मिलने के लिए कहता है। तब हेनरी सोचता है किसी दिन मैं अपनी बीमारी पर काबू जरूर पालूंगा और ये मेरा सपना है। मैं हमेशा से अकेला था तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं जीऊं या फिर मरूं, पर अब जब मैं इनसे मिल चुका हूँ तो मैं मरना नहीं चाहता। मैं अपने दोस्तों के साथ जिंदा रहना चाहता हूँ। और तब हम देखते हैं गॉर्डन अपना पॉइजन मैजिक यूज करता है और आस्था ग्रे को हेनरी की तरफ फेंकता है। तब ग्रे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से गॉर्डन के पॉइजन मैजिक को कॉटन में बदल देती है जिस वजह से वो दोनों गिरने से बच जाते हैं। और तब आस्था गोश के सारे मिरर्स को तोड़ते हुए उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है अब हमारे दोस्तों को हमें वापस दे दो। और तब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सारे एल्व्स मर रहे होते हैं और गोश अपने मैजिक को यूज नहीं कर पा रहा होता और कहता है कि ये सब कुछ उस मैजिक आइटम की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से हम अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहे। और तब हम देखते हैं उस ह्यूमन मेड मैजिक आइटम की वजह से एल्व्स का सारा मैजिक ह्यूमंस को मिल रहा होता है। तभी एक ह्यूमन कहता है ये मैजिकल पावर्स ह्यूमंस के अलावा किसी के पास नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमें इन सभी को मारना होगा और साथ ही साथ उस प्रिंसेस को भी मारना होगा जिसने लिच से शादी की है और अब से ये जगह ह्यूमन रॉयल्स की होगी। और जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब गोश सोचता है मैं उनके चेहरे कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरे सारे साथियों को मार डाला और उसके बाद बेशर्मों की तरह हंसने लगे। मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। मैं उन सभी को मार डालूंगा। पर ये ह्यूमंस उनकी तरह नहीं हैं। ये लोग अपने दोस्तों के लिए लड़ रहे हैं जैसे कि हम लोग अपने दोस्तों के लिए लड़ा करते थे। और तब वो सबसे माफी मांगता है। तब आस्था कहता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है तो इसलिए मुझे अपने दोस्तों को वापस लाना ही पड़ेगा। और तब आस्था अपनी तलवार को उनके साथ टच करवा देता है। तब गोश सोचता है ये तलवार तो फॉरबिडन मैजिक को भी तोड़ सकती है, तो आखिरकार लिच तुमने ये तलवार इसे क्यों दी? पर चलो कोई बात नहीं। और पैट्री और राया मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। काश तुमने वो फॉरबिडन स्पेल कभी यूज ही ना की होती। और कहता है क्या कोई ऐसी पावर हो सकती है जो कि पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दे? याद रखना ह्यूमन, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। तब आस्था कहता है मैं ये याद रखूंगा और मैं कभी भी तुम दोनों को भी नहीं भूलूंगा। तब यह गोश उस एल्फ को देखकर सोचता है तुम बिल्कुल सही हो। हम किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो पर ह्यूमंस हमेशा स्ट्रेंजर्स ही रहेंगे। लोग हमेशा खुद की जरूरतों को ही सबसे आगे रखते हैं और अगर तुम उनके रास्ते में आए तो वो तुम्हें खत्म करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते हैं। और मैं भी उनसे अलग नहीं हूँ क्योंकि जब तक मैं और मैरी खुश है तब तक मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और तब हम देखते हैं गोश को होश आ जाता है और यहाँ मैरी लोगों को हर्ट करने की वजह से रो रही होती है। तब आस्था उसे चुप कराने लगता है। तब गोश कहता है तुम लोग पागल हो। आखिरकार तुम लोग क्या सोचकर किसी और के लिए मरने जा रहे थे? और अब देखो हमारा हाइड आउट भी तबाह हो चुका है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सिर्फ खुद की और मैरी के बारे में सोचता और यही वो कारण है जिस वजह से मैंने ब्लैक बुल्स को चुना। मैंने कभी भी तुम लोगों के साथ दोस्ती करने के बारे में नहीं सोचा और सच्चाई तो ये है कि मैंने कभी भी तुम पर भरोसा नहीं किया, तो इसलिए तुम लोगों को मुझे बचाना नहीं चाहिए था। तब आस्था कहता है लगता है इसे कुछ भी समझ नहीं आया है। मुझे तो लगा था कि ये ज्यादा समझदार होगा। तब ग्रे कहती है हमें तो ये पहले से पता था कि ये सबसे ज्यादा खुद की और मैरी के बारे में सोचता है। तब आस्था कहता है तुम्हें इस टाइम ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जरा हमारी तरफ देखो, तुम्हें तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। और तब गोश थैंक यू कहता है और तब वो तीनों खुशी के मारे उसे गले लगा लेते हैं। तब हम यहाँ देखते
देखते हैं कैप्टन डॉर्थी की सपनों की दुनिया टूट रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन डॉर्थी और वो एल्फ एक दूसरे के साथ बहुत घमासान युद्ध कर रहे होते हैं, जिससे उनकी सपनों की दुनिया टूट रही होती है। तब कैप्टन डॉर्थी कहती है, लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है, तो तुम अपना ध्यान रखना और साथ में मेरी बॉडी का भी। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाई और तुम्हें भी ये समझ जाना चाहिए कि सारे ह्यूमंस धोखेबाज नहीं होते हैं। क्या तुम्हें इन्हें देखकर इस बात का प्रूफ नहीं मिल रहा है? और तब हम देखते हैं वो सभी लोग सपनों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना और लक लड़ने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और उस एल्फ पर हमला कर देते हैं। तब सैली कहती है, चाहे ये ताकतवर हो, पर जब हम लोग अपने मैजिक को कंबाइन कर देंगे तो ये उसके सामने नहीं टिक सकती। और तब हम देखते हैं मैग्ना और लक अपने मैजिक को कंबाइन करके उस पर हमला कर देते हैं। और तब यहाँ ब्लैक बुल्स एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और चामी सबको खाना खिलाने लगती है। तब आस्था कैप्टन डॉर्थी को ठीक कर देता है। तब नोएल और जोरा भी वहाँ आ जाते हैं। तब आस्था कहता है, अब बस फिनरल ही बचा है, तो चलो फिर अब कैप्टन यामी की मदद करने चले। और इस तरह राया कहता है, मैं किसी को भी देखकर ये बता सकता हूँ कि वो सच कह रहा है या नहीं। तो फिर बताओ, तुमने अभी झूठ क्यों कहा? आखिरकार तुम हो कौन? अब तक हमने देखा कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन मरियोलोना लड़ाई के मैदान में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और तब वो सारे कैप्टन्स और कुछ मैजिक नाइट्स शैडो पैलेस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग अपोनेंट्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं फाना और नोवेल अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे होते हैं। और तब फाना नोवेल के एक जोरदार लात मारती है, पर नोवेल को उससे कुछ भी नहीं होता। और तब नोवेल बहुत तेजी से इधर उधर मूव करने लगती है, जिससे फाना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब नोवेल फाना को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाने लगती है और उसे दूर फेंक देती है। तब नोवेल सोचती है, चाहे मैं अभी अपने वॉल्करी आर्मर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही, पर मैं फिर भी उससे ज्यादा तेजी से इधर उधर मूव कर सकती हूँ। अगर ये सच में वही फाना है तो मुझे अपने आर्मर की पूरी पावर यूज करनी ही होगी। तो इसलिए अब मुझे अपने पावर को कंट्रोल करने की जगह इसे पूरा आजाद छोड़ देना चाहिए। और तब हम देखते हैं नोवेल अपनी पूरी ताकत से फाना पर हमला कर देती है, जिससे वहाँ की आसपास की सारी चीजें टूटने लगती है। और तब नोवेल देखती है कि फाना गोजो की तरह बीच में से कट चुकी होती है, पर तभी फाना अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक से अपने आप को ठीक कर लेती है। तब फाना कहती है, तुम्हारी पावर तो सच में बहुत कमाल की है। शुक्र है हमारे पास फॉरबिडन मैजिक है, जिसकी मदद से हम दूसरे वर्ड्स की सुपर नेचुरल स्पेल्स को यूज कर सकते हैं। तब नोएल सोचती है, आखिरकार कैसे मैं अब इसे हरा सकती हूँ। तब यहाँ आस्था और मिमोसा कैप्टन रिल के बनाए हुए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है, ये चीजें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और मैं तो अपनी ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता। पर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं रिल तक पहुँच पाऊंगा। तब यहाँ कैप्टन रिल कहते हैं, तो तुम लोग अभी भी जिंदा हो। तब यहाँ मिमोसा पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। और तब वो मॉन्स्टर दोबारा से उस पर हमला कर देता है, पर आस्था आकर उसे बचा लेता है। तब मिमोसा कहती है, रुको आस्था, मैं तुम्हें अभी हील कर देती हूँ। तब आस्था कहता है, इसके लिए थैंक यू, पर मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जल्दी से फ्री होने वाले हैं। पर रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मिमोसा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और अपनी बेलों से हम दोनों को बांध दो। हम लोग इसी तरह अपने मैजिक को कंबाइन करके बच सकते हैं। और तब मिमोसा आस्था की पीठ पर चढ़ जाती है और अपने प्लांट रिकवरी मैजिक से उसे हील करने लगती है। तब यहाँ बाहर ब्लैक बुल्स अपनी पूरी ताकत के साथ उन एल्फ से लड़ रहे होते हैं। तब वेनेसा सोचती है, ये एल्फ सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम चाहे इनके करीब पहुँच पा रहे हैं, पर फिर भी हम इनके ऊपर कोई मेजर अटैक नहीं कर पा रहे। तब लक को और लोगों का भी मैजिक फील होने लगता है। तब यहाँ यूनो कहता है, अपने माना जोन को एक्सपेंड करके मैजिक पाथ्स बनाओ और बाकी मैजिक नाइट्स के पास जाकर उनकी मदद करो और अपने लॉन्ग रेंज स्पेल से उन एनिमीज पर हमला कर दो। और तब हम देखते हैं यूनो और उसकी आर्मी आकर उन एल्व्स को हरा देते हैं। तब यहाँ सभी लोग यूनो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब जोरा सोचता है, आखिरकार ये कैसे इतनी जल्दी इतने सारे मैजिक नाइट्स को इकट्ठा कर पाया। और तब चामी सभी को खाना खिलाती है। तब यूनो को एहसास होता है कि चामी के खाने से उसका मैजिक रिकवर होने लगता है और वो चामी को थैंक यू कहता है, जिससे चामी खुशी के मारे पागल होने लगती है। तब यूनो चामी से वहाँ की सिचुएशन पूछता है। तब चामी कहती है, आस्था और बाकी सभी कैप्टन्स शैडो पैलेस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज के साथ लड़ने गए हैं, पर उसकी एंट्रेंस अब बंद हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं यूनो के मैजिक स्टोन की वजह से उस कैसल का रास्ता खुल जाता है। और तब हम देखते हैं यूनो और चामी उस कैसल के अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ चामी पैलेस के अंदर आकर गिरती है और कहती है, आखिरकार मैं कहाँ आ चुकी हूँ और यूनो कहाँ चला गया। और तब उसे अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते
हैं और वो सोचती है ताहे मैं नरक में पहुंच गई हूँ। तब हम देखते हैं चामी उन मॉन्स्टर से बचते हुए जा रही होती है और तभी उसे आस्था मिल जाता है। तब आस्था कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब चामी कहती है पता नहीं, मैं तो यूनो के साथ थी। तब आस्था कहता है तो क्या इसका मतलब यूनो भी यहाँ आ चुका है? तब यहाँ कैप्टन रिल कहते हैं ये वो चीज नहीं है जो मैं ड्रॉ करना चाहता था। मैंने इसलिए मॉन्स्टर्स ड्रॉ किए क्योंकि मुझे लगा कि ये ह्यूमंस को खत्म कर देंगे, पर असल में मैं कुछ खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। ये सारी ह्यूमंस की गलती है जिनकी वजह से मुझे ये सब कुछ बनाना पड़ रहा है। तब चामी उसे शांत करने के लिए उसके लिए खाना लाती है, पर कैप्टन रिल उसके खाने को नीचे फेंक देते हैं और कहते हैं मुझसे दूर हो जाओ घटिया ह्यूमन, मैं कभी भी ह्यूमंस के हाथों बना खाना नहीं खाऊंगा। तब चामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और अपनी शीप को वहाँ बुला लेती है। तब कैप्टन रिल कहते हैं अगर मुझे कुछ बनाना है तो मुझे सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना होगा। और तब वो अपने मॉन्स्टर से चामी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो और उसकी शीप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और यहाँ आस्था और मिमोसा उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उन दोनों को कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक फील होता है। और तब हम देखते हैं चामी के आसपास बहुत सारा मैजिक इकट्ठा होने लगता है और तब उसकी शीप कहती है क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? तब मिमोसा सोचती है आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? एक नॉर्मल ह्यूमन के पास ऐसा मैजिक कभी हो ही नहीं सकता। और तब हम देखते हैं उसकी शीप वुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है और चामी बड़ी हो जाती है। तब कैप्टन रिल कहते हैं मैंने पहले भी ऐसा मैजिक फील किया हुआ है, तो इसका मतलब तुम ह्यूमन और ड्वार्फ दोनों हो, जिसका मतलब तुम हाइब्रिड हो। जिसे सुनकर चामी शॉक हो जाती है, पर आस्था और चामी दोनों को ही ये नहीं पता होता कि ड्वार्फ कहते किसे हैं। तब मिमोसा कहती है मुझे बस उनकी कहानियों के बारे में ही पता है। कहा जाता है कि वो लोग ऐसे अलग रहते हैं, पर उनके पास उन्हीं की जैसी ताकतवर पावर्स होती है। तब चामी अपने वुल्फ से पूछती है क्या तुम पहले शीप नहीं थे? तब उसका वुल्फ कहता है इस टाइम तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तब चामी कहती है तुमने सही कहा, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। तो कैप्टन रिल कहते हैं चाहे तुम आधी ड्रॉफ हो पर फिर भी तुम मुझे नहीं रोक सकती। और वो अपने मॉन्स्टर से उन पर हमला कर देते हैं, पर चामी का वुल्फ उन सभी मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। तब आस्था कहता है आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? चामी का मैजिक तो कॉटन मैजिक था ना? तब कैप्टन रिल सोचते हैं मैंने इसके बारे में पहले ही सुना है कि हाइब्रिड्स के पास दो तरह के मैजिक होते हैं। जो मैजिक वो वुल्फ खा रहा है वो मेरा मैजिक है, और यही मैजिक अब उस लड़की को मिल जाएगा। और तब हम देखते हैं चामी और ज्यादा ताकतवर हो जाती है और कहती है तुमने खाना बर्बाद करके अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तब चामी अपने पंचिस से उन मॉन्स्टर्स को हरा देती है और कैप्टन रिल को एक जोरदार मुक्का मारती है। तब कैप्टन रिल और ज्यादा मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करने लगते हैं, पर चामी और उसका वुल्फ उन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत तेजी से खत्म करने लगते हैं। तब आस्था कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब चामी कहती है आस्था तुम आगे चले जाओ, मैं इसे देख लूंगी, और अभी मुझे इसे खाने की इम्पोर्टेंस भी समझानी है। तब मिमोसा और आस्था वहाँ से चले जाते हैं। तब मिमोसा उससे ऊपर जाने के लिए कहती है। तब हम यहाँ देखते हैं नोवेल अपनी पूरी ताकत के साथ फाना से लड़ रही होती है, पर फाना की रिकवरी मैजिक के आगे उसकी पावर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही होती। और तब नोवेल सोचती है काश आस्था यहाँ होता। पर तभी हम देखते हैं आस्था की जगह वहाँ पर कैप्टन जैक आ जाते हैं और कहते हैं शुक्र है मुझे कोई ऐसी लड़की मिली जिसे मुझे काटने में मजा आएगा। तब नोवेल कहती है क्या तुम्हें ही यहाँ आना था? तब यहाँ आस्था और मिमोसा देखते हैं डेविड वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, जिससे आस्था उसे नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट कर देता है। तब मिमोसा सोचती है यहाँ पर मुझे किसी का मैजिक फील हो रहा है, पर वो किसी ह्यूमन और एल्फ्स का नहीं है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? और तब वो फिर से सबकी लोकेशन चेक करने लग जाती है। तब मिमोसा को एक जगह से यूनो और 3 एल्फ्स का मैजिक फील होता है। तब आस्था उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। तब राया कहता है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ ही गए, हमने तो एडो के ग्रुप को तुम्हें लाने के लिए कहा था, पर लगता है तुमने उन्हें हरा ही दिया। पर शुक्र है तुम बिल्कुल सही सलामत यहाँ तक पहुँच चुके हो। तब पैट्री यूनो से उसका मैजिकल स्टोन मांगता है और सोचता है अब वो सब कुछ वापिस आ जाएगा जो हमने खोया था, और उसके बाद हम अपना फ्यूचर भी बना पाएंगे, जिससे लिच बहुत खुश हो जाएगा। और तब हम देखते हैं राया और पैट्री मिलकर अपने लाइट मैजिक से यूनो पर हमला कर देते हैं, पर यूनो अपने मोनाजोन को यूज करके उनके सभी अटैक से बच जाता है। तब पैट्री सोचता है आखिरकार ये इसने कैसे किया? तब राया सोचता है ये यहाँ तक पहुँचने से पहले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इस लड़के का टैलेंट तो लिच से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और तब हम देखते हैं एक एल्फ यूनो के पास पहुंच जाता है। तो यूनो उससे बचते हुए सोचता है मेरा माना जोन तो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, ये कोई सुपर स्पीड नहीं थी, ये तो बस वहाँ पर अचानक से ही आ गया। और तो वो फिर से यूनो के पास पहुंच जाता है। तब यूनो सोचता है लगता है मैं गलत सोच रहा था, इसने मुझे मूव
मूव करने पर मजबूर किया है। तो इसका मतलब अगर ये किसी को भी टच कर लेता है तो ये उस पर्सन की लोकेशन को चेंज कर सकता है। और तब हम देखते हैं यूनो का मैजिक स्टोन उस एल्फ के हाथ में होता है। तो यूनो कहता है मुझे नहीं पता कि ये मैजिक स्टोन है या नहीं, पर ये मेरा है तो इसलिए मुझे वापस दे दो। तब राया कहता है तुम तो पहले की तरह बहुत तेज हो, तो आखिरकार तुमने उसे हासिल कर ही लिया। तब वो एल्फ कहता है अब हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। तो राया कहता है मैं किसी को भी देखकर ये बता सकता हूँ कि वो सच कह रहा है या नहीं। तो फिर बताओ तुमने अभी झूठ क्यों कहा? आखिरकार तुम हो कौन? और तब हम देखते हैं वो एल्फ राया को मार देता है। और गाइस प्लीज रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करने वाले, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और ना ही मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। अब तक हमने देखा रिल चामी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देता है। तब चामी की दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाती है और तब वो रिल की धज्जियां उड़ाने लगती है। और यहाँ यूनो उस पैलेस के अंदर पहुँच जाता है जहाँ लिच, राया और एक और एल्फ उसका मैजिक स्टोन छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं वो एल्फ यूनो का मैजिक स्टोन छीनने में कामयाब हो जाता है। तब राया को उस एल्फ पर शक हो जाता है और तब वो एल्फ राया को मार देता है। और अब आगे यहाँ राया हमें बताता है कि सभी एल्फ्स को लगता है कि उस ह्यूमन ने हमें धोखा दिया था, पर मैं किसी को भी देखकर ये बता सकता हूँ कि वो सच कह रहा है या फिर झूठ। तो इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि उसने हमें धोखा नहीं दिया था, पर मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। मैं चाहता था कि एल्फ्स ह्यूमन से बहुत ज्यादा नफरत करें ताकि मुझे एक बार फिर से लिच से मिलने का मौका मिल सके, और यही मेरी गद्दारी थी। और आज इसी वजह से मेरे सीने में इतना बड़ा छेद हो चुका है। पर सबसे बड़ा झूठा तो ये है, आखिरकार ये कब से हमारे जैसे होने का दिखावा कर रहा है। तब पैट्री राया को हील करने लगता है और कहता है आखिरकार तुमने ये क्या किया रोनी? तब रोनी कहता है क्लोवर के 3 लीव्स फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करती हैं और 4th लीव में गुड लक होता है, पर 5th लीव के अंदर एक डीमन रहता है। इससे तो मुझे वो वाला दिन याद आ गया जब मैंने उन 2 लोगों का फायदा उठाया जिनके पास 4 लीफ क्लोवर थी और एक डिस्पेयर की ग्रिमोर बनाई, और अब मैं वो पा लूंगा जो हमेशा से मेरा था। ये शैडो पैलेस दूसरी दुनिया और इस दुनिया के बीच का रास्ता है, और यहाँ मैं इस मैजिक स्टोन को यूज करके उसे नर्क से यहाँ ला सकता हूँ जो मुझे चाहिए। और तब हम देखते हैं वो एक जगह पर मैजिक स्टोन लगा देता है जिससे वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक एनर्जी इकट्ठी होने लग जाती है और रोनी के अंदर से उसकी सोल निकलकर उसके अंदर चली जाती है। तब यूनो कहता है आखिरकार ये क्या है और अचानक से इतना सारा ब्लैक मैजिक क्यों फील हो रहा है। तब पैट्री सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तो एक डेविल है। तब वो डेविल कहता है इतने सालों बाद अपनी बॉडी के अंदर वापस आके सच में मजा ही आ गया। वो लीफ क्लोवर वाले एल्फ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने अब तक जो कुछ भी किया है वो सच में कमाल का था। अब तुम्हें उस चीज पर बहुत निराशा होगी जैसे उसे हुई थी उस दिन जिसने ह्यूमंस के जरिए एल्फ्स को धोखा दिया था। वो मैं था। ह्यूमंस को मैनिपुलेट करना तो सच में बहुत आसान था क्योंकि वो पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बाद तुमने मेरी हाथों की कठपुतली बनकर बहुत अच्छा काम किया। ये रिवेंज तो बिल्कुल वैसा रहा जैसा मैंने प्लान किया था। तुम सभी को बेवकूफ बनाना तो सच में बहुत ज्यादा आसान था। और तब पैट्री उस पर हमला कर देता है। तब डेविल उसके मैजिक को वापस जाने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं वो मैजिक उसी की तरफ वापस चला जाता है, पर यूनो उसे बचा लेता है और कहता है ये बॉडी कैप्टन विलियम की है तो इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तब डेविल यूनो से कहता है मैं तुमसे बाद में लड़ूंगा, मेरे पास अभी और भी काम है। तब यूनो कहता है तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें यही तबाह कर दूंगा। और तब यूनो उस पर हमला कर देता है, पर वो डेविल अपनी वॉइस से फिर से उसके हमले को रोक देता है और कहता है कोई भी चीज मेरे वर्ड सोल मैजिक के सामने कुछ भी नहीं है। तब यूनो सोचता है ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और अब जब मैं ताकतवर बन चुका हूँ तब मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं इसे नहीं हरा सकता, पर कोई आ रहा है जो कि इसमें मेरा साथ दे सकता है। और तभी हम देखते हैं आस्था वहाँ आ जाता है। तब मिमोसा सोचती है आखिरकार ये क्या है, इसके अंदर से तो बहुत अलग तरह का मैजिक फील हो रहा है। तब आस्था कहता है अब आखिरकार ये क्या चीज है, पर रुको मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे इसका जवाब पता है। तो वो डेविल कहता है लगता है कुछ बिन बुलाए मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं, पर अभी मेरे पास और काम है। और तब वो पैट्री को अपनी तरफ बुला लेता है। तब पैट्री सोचता है वर्ड सोल मैजिक का मतलब है कि ये जो भी कहेगा वो सच होने वाला है, और यही वो कारण है जिससे इसने रोनी के स्विचिंग मैजिक को यूज किया है। और तब वो उस पर हमला कर देता है, पर वो डेविल उसके मैजिक को गायब कर देता है और पैट्री के अंदर बहुत सारी
सारे होल कर देता है। तो यूनो कहता है आस्था यही इन सब के पीछे है और वो दोनों उस पर हमला कर देते हैं और तब वो डेविल उन दोनों पर तलवारों की बारिश कर देता है। तब आस्था और यूनो उन सभी से बचने लगते हैं और तब वो डेविल अपने वर्ड सोल मैजिक से आस्था और यूनो को जमीन में दफना देता है और कहता है मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। और तब वह पैट्री से कहता है तुम्हारी वजह से मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो पाया हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें हीरो मानता हूँ। 500 साल पहले उनकी वजह से मेरी रीइंकार्नेशन फेल हो गई थी, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि तुम मेरे अगले सैक्रिफाइस बनोगे। तुम्हारे अंदर भी बहुत सारा मैजिक था पर तुम उस टाइम यंग थे, जिस वजह से तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। ट्रेजेडी और पर्पस के कारण तुमने उस फॉरबिडन मैजिक को यूज किया, जिस वजह से सारे एल्व्स दोबारा से ह्यूमन बॉडीज के अंदर रीइंकार्नेटेड हुए। तब पैट्रिक कहता है तुम गलत हो, क्योंकि वो लिच था जिसने हमें रीइंकार्नेटेड किया। उसने हमारे कारण फॉरबिडन मैजिक को यूज किया और हमें एक उम्मीद दी। तब डेविल कहता है तुम गलत हो, क्योंकि मैं ही था जिसकी वजह से तुम एल्व्स रीइंकार्नेटेड हुए। तुम्हें अपने लीडर की इच्छाओं का कोई अंदाजा नहीं है। वो कभी भी ह्यूमंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो इसलिए वो एल्व्स को वापस लाना और वो रिवेंज सब गलत था। यह सब कुछ मेरा आइडिया था जिसे तुमने पूरा किया और अपने बाकी साथियों को भी बेवकूफ बने रहने दिया, जिस वजह से तुम उस फ्यूचर को सच कर पाए जैसा लिच कभी नहीं चाहता था और मेरी रीइंकार्नेशन कंप्लीट हो गई। तब पैट्रिक कहता है ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि मैं लिच की तरह हूँ, इस वजह से 4 लीफ क्लोवर ने मुझे चुना था। तब वो डेविल कहता है ये सच है कि तुम चूज किए गए हो, पर वो मैं था जिसने तुम्हें कठपुतली के तौर पर चूज किया है। जिसे सुनकर पैट्री जोर जोर से चिल्लाने लगता है और यहाँ रेडिस और वोल्टोस भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब वो डेविल कहता है इसमें मुझे बहुत मजा आया। एल्व्स और ह्यूमंस इन दोनों के ड्रीम्स और एम्बिशंस इनसे कुछ भी करवा सकते हैं और इनके साथ खेलने में कितना मजा आता है, और जोर जोर से हंसने लगता है। तब आस्था कहता है मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली। तो यूनो कहता है तुमने क्या सोचा, तुम कहीं से भी आकर यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, हम तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने देंगे और ना ही तुम्हें हमारे सपनों के बीच में आने देंगे। और तब वो दोनों अपनी पावर से अपने आसपास के सारे पत्थरों को हटा देते हैं। तब राया सोचता है इसके अंदर जो मैजिक है वो हर टाइम बढ़ता ही जा रहा है और आसपास के ऑब्जेक्ट्स को विंड में कन्वर्ट कर रहा है। क्या इसके अंदर की लिच के बच्चे की पावर जाग रही है? तब वो डेविल सोचता है इसके अंदर तो एंटी मैजिक ओवरफ्लो कर रहा है, जिस वजह से आसपास की चीजें मिट रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इसका मैजिक मेरे ही मैजिक से जुड़ा हुआ हो? और तब वो फिर से उन दोनों पर तलवारों की बारिश कर देता है और तब वो दोनों अपनी पावर्स को मिलाकर उन तलवारों को रोकने लगते हैं। तब मिमोसा सोचती है लगता है यूनो फिजिकल ब्लेड्स को हैंडल कर रहा है और आस्था मैजिकल ब्लेड्स को, और उसके हमले को काटते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और तब वो दोनों उस डेविल को एक खरोच लगाने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो डेविल अपने मैजिक से अपने आप को ठीक कर लेता है और कहता है मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने तो सच में मुझे जख्मी करके कमाल ही कर दिया। तुम्हारे अंदर स्पिरिट की पावर है और बहुत सारा मैजिक है, और इस लड़के के अंदर मेरे ही किसी साथी की पावर है जो कि इस 5 लीफ क्लोवर के अंदर है, और ये पावर मेरी होनी चाहिए थी। तब हम देखते हैं पैट्रिक की ग्रिमवॉर का सिंबल ब्लैक हो रहा होता है। तब वो डेविल कहता है जो 4 लीफ क्लोवर का ओनर बहुत सारी निराशा में होता है, तब एक चमत्कार होता है जिससे उस क्लोवर में एक और लीफ ऐड हो जाती है और वो ग्रिमवॉर 5 लीफ क्लोवर में कन्वर्ट हो जाती है। आखिरकार मैं अपनी बॉडी और पिच ब्लैक ग्रिमवॉर को पाने में कामयाब रहा और अब मैं अपनी ट्रू फॉर्म और पावर से इस दुनिया पर राज करूंगा। 500 साल पहले भी मैंने ऐसी ग्रिमवॉर तैयार की थी, पर मैं किसी कारण उसे हासिल नहीं कर पाया, तो इस बार मैंने ये प्लान बनाया और इन बेवकूफों ने बिना जाने मेरा साथ दिया, जिस वजह से मैं इस ग्रिमवॉर को इतनी आसानी से दोबारा बना पाया। इस चीज के लिए मैंने काफी लोगों को धोखा दिया है और मारा है, जिसमें मुझे सच में बहुत ज्यादा मजा आया। तब आस्था कहता है तुम एक मॉन्स्टर हो, तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बच के नहीं जाने दूंगा। तब वो डेविल कहता है तुम अभी मुझे रोक भी नहीं सकते, क्योंकि अभी तुम्हें किसी और को रोकना पड़ेगा। और तब वो पैट्री को तबाही मचाने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं पैट्री डार्क एल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और तब वो अपनी ब्लैक लाइट से यूनो और आस्था पर हमला कर देता है, जिससे कि वो पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। तो यूनो सोचता है
है इसका ब्लैक लाइट मैजिक तो पहले से भी ज्यादा तेज हो चुका है और अब तो मैं माना जोन से भी इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और आस्था से पूछता है क्या तुम जिंदा हो? तब आस्था कहता है आखिरकार मुझे क्या होगा। और सोचता है इसका अटैक तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगर मेरा एंटी मैजिक मेरे अंदर ओवरफ्लो ना कर रहा होता तो मैं अब तक मर चुका होता। ये तो पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो वो डेविल सोचता है दोनों ही डेस्टिनी के चुने हुए हैं। एक वो है जो कि ह्यूमन और एल्व्स के हाइब्रिड चाइल्ड की तरह है और दूसरा डिफेक्टिव है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, पर वो फिर भी 5 लिव ग्रिमोर को हैंडल कर पा रहा है। पर आज ये डेस्टिनी भी इनका साथ नहीं देने वाली क्योंकि ये लोग यहाँ मरने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि इस बॉडी के अंदर कौन सा डीमन है, पर अगर उसने जल्दी ही इस बॉडी को अपने कब्जे में नहीं किया तो वो मारा जाएगा। तो आस्था कहता है मुझे इसके अंदर से कोई की महसूस नहीं हो रही है। तब वो डेविल कहता है ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई दिल नहीं है। और तब वो एग्जिट की तरफ जाने लगता है और तब हम देखते हैं पैट्री आस्था पर हमला कर देता है पर आस्था किसी तरह उसके हमले को रोक पा रहा होता है। तब यूनो भी उनकी लड़ाई में इंटरफेयर करता है और पैट्री यूनो की तरफ बढ़ने लगता है। तब यूनो उसे अपने विंड के भवंडर में फंसा देता है। तब पैट्री उसे काट देता है और अपने चाबुक से यूनो के ऊपर हमला कर देता है और साथ में अपने लाइट मैजिक से भी उस पर हमला कर देता है पर यूनो उससे बच रहा होता है। तब आस्था उसके पीछे से उस पर हमला कर देता है पर पैट्री उसके हमले को रोक देता है और यहाँ हम देखते हैं यूनो अपनी विंड से उस पर हमला कर देता है। तब पैट्री उसके हमले से बच के पीछे से उस पर हमला कर देता है जिससे यूनो नीचे गिरने लगता है पर यूनो फिर भी पीछे से पैट्री पर हमला कर देता है। तब पैट्री अपनी तलवार से उसके हमले को रोक के आस्था की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर जोरदार हमला करता है पर आस्था अपनी तलवार से उसके हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है प्लीज रुक जाओ, मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करने वाले क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और ना ही मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, पर मैं ये जानता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे का जरूर समझ पाएंगे, तो इसलिए प्लीज रुक जाओ। और तब हम देखते हैं पैट्री अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेल को यूज करने लगता है। अब गाइस इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।